क्रमिक विकास की खोई हुई कड़ियों को जोड़कर हमने मानवता के इतिहास के बारे में अब तक बहुत कुछ जाना, लेकिन कुछ सवाल अब भी हैं जिनका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। हमारे पुरखे अफ्रीका से बाहर कैसे और कब निकले, वहां से निकलकर कैसे वो पूरी दुनिया पर छा गए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, तो बने रहिए मेरे साथ। जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और हाजिर हूं आज अपने एक नए एपिसोड के साथ। हमारे डीएनए में हमारे पुरखों का इतिहास छुपा हुआ है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सभी जानकारियां हमारे डीएनए में दर्ज हैं। इसी वजह से आज हम इंसानियत के इतिहास की बहुत सी बातें जान पाए हैं। डीएनए से हमें और भी बहुत सी हैरत अंगेज जानकारियाँ मिलती हैं। डीएनए की कड़ियों को जोड़ते हुए हम इतिहास में जितना पीछे जाते हैं उतना ही एक दूजे के करीब पहुंच जाते हैं। डीएनए ही वो कड़ी है जिससे पूरी दुनिया के सभी 8 अरब लोगों का एक दूजे से सीधा रिश्ता जुड़ जाता है। डीएनए ही हमें बताते हैं कि जाति, मजहब, नस्ल, क्षेत्र या भाषा से हम कितने ही अलग हों, हम सभी का एक दूजे से करीबी रिश्ता है। आज दुनिया के हर कोने में इंसानियत का वजूद नजर आता है। आज साइबेरिया के ठंडे इलाकों से लेकर सहारा के सूखे मरुस्थल तक में लोग बसे हैं, तो अंडमान के द्वीपों से लेकर जापान के टापुओं तक इंसानी बस्तियां मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे दूर दराज के महाद्वीप पर भी इंसानी सभ्यताएं हजारों वर्षों से मौजूद थीं। आज हम ये भी जानते हैं कि मानवता का शुरुआती विकास अफ्रीका में ही हुआ। अफ्रीका में भी इथोपिया वो जगह है जहां से मानवता के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। यहीं हमारे पूर्वजों ने चलना सीखा, बोलना सीखा। शुरुआती सामाजिक व्यवस्थाएं यहीं से शुरू हुईं। आग को काबू कर इसका इस्तेमाल करना और पत्थरों से औजार बनाना हमारे पुरखे अफ्रीका में ही सीखे। तो सवाल ये है कि इथोपिया से निकलकर मानवता पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची, कैसे तय किया हमारे पुरखों ने इतना लंबा सफ़र, कैसे नापी होंगी महाद्वीपों की हजारों मील लंबी पगडंडियां, कैसे बनाए होंगे बर्फ में रास्ते और कैसे लांघी होंगी अथाह समुद्रों की बेहिसाब दूरियां। 1925 में दक्षिण अफ्रीका की तुआंग घाटी में एक छोटे बच्चे की खोपड़ी की खोज हुई थी। इसे खोजने वाले मानव विज्ञानी थे रेमंड डॉर्ट। ये खोपड़ी तकरीबन 22 लाख साल पुरानी थी और ये जिस मानव प्रजाति की खोपड़ी थी उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया गया। इसी खोज के साथ रेमंड डॉर्ट ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस को परिभाषित किया और बताया कि प्रारंभिक मानव पहले अफ्रीका में विकसित हुए और उनकी समझ का विकास भी यूरोप और एशिया में ही हुआ। ये सब कैसे हुआ, आइए मानवता की इस हैरत अंगेज यात्रा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1,60,000 साल पहले तक हमारे पूर्वज अफ्रीका में ही रहते थे। अफ्रीका से बाहर की दुनिया से वे वाकिफ न थे। नंगे बदन मौसम की मार झेलते हुए धीरे धीरे वे अफ्रीका के अलग अलग इलाकों में बसते चले गए। जंगल के फल, समुद्र की मछलियाँ और कुछ छोटे जानवर ही उनके आहार थे। अफ्रीका के खुले मैदानों में वे बिल्कुल असुरक्षित थे। खुद की भूख मिटाने के चक्कर में वे बड़े जानवरों की भूख का शिकार हो जाते थे, इसलिए एकजुट रहना उनकी मजबूरी थी। इसी एकजुटता ने हमारे पूर्वजों को सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर किया। इस वक्त तक हमारे पूर्वजों की कुल आबादी 1 लाख ही थी। अगले 30,000 सालों में यानी तकरीबन 1,30,000 साल पहले हमारे पूर्वजों की आबादी 1 लाख से 10 लाख तक हो गई। आबादी बढ़ी तो नई संभावनाओं की तलाश भी शुरू हो गई। इसी दौर तक मानव की 3 मुख्य शाखाएं अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम की ओर निकली। इनमें से एक शाखा केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गई, दूसरी दक्षिणी कांगो तक और तीसरी घाना और आइवरी कोस्ट तक पहुंच गई। 1,30,000 साल से 1,15,000 साल के बीच हमारे पुरखों की एक शाखा अफ्रीका से निकलकर नील नदी की चढ़ाई चढ़ते हुए मिस्र पहुंच गई और वहां से रेड सी को पार कर तुर्की तक जा बसी। 1,15,000 साल से 90,000 साल के बीच मौसम गर्म हुआ। अफ्रीका का वो हिस्सा जो सहारा से लगता था इस गर्म मौसम में रहने लायक ना बचा। इसी वजह से हमारे पुरखों की मिस्र और तुर्की वाली शाखा खत्म हो गई।
90,000 साल से 85,000 साल के बीच इंसानों की एक जमात अफ्रीका से निकलकर यमन तक पहुंच गई और वहां से समुद्र के किनारों को बसाते हुए दक्षिणी ईरान तक फैल गई। सबसे पहले समुद्री किनारों को बसाने वाले हमारे इन्हीं पुरखों ने छोटे नाव बनाना शुरू किया। समुद्र किनारों पर बसने वाली ये शुरुआती सभ्यताएं मुख्य तौर पर मछलियों पर निर्भर थी। 85,000 साल से 75,000 साल के बीच के इन 10,000 सालों में ही दक्षिणी ईरान से निकलने वाली एक शाखा भारत के समुद्री किनारों पर छा गई। ईरान से निकलकर समुद्र के तटों को बसाने वाली ये शाखा सबसे पहले दक्षिणी सिंध में दाखिल हुई। वहाँ से मुंबई, फिर गोवा, कोचीन, लंका, चेन्नई, कोलकाता, सुमात्रा और फिर जावा को बसाते हुए बोर्नियो तक फैल गई। ईरान से बोर्नियो तक की इस महान यात्रा में हमारे पुरखों को 10,000 साल लग गए। तकरीबन 75,000 साल पहले तक हमारे पूर्वज यमन से लेकर शंघाई तक कई हजार मील लंबे समुद्री इलाकों पर छा चुके थे। इस वक्त तक जहाँ जहाँ नदियों के डेल्टा थे वहाँ वहाँ इंसानी बस्तियाँ बसाई जा चुकी थी। आज से तकरीबन 74,000 साल पहले सुमात्रा में एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट से निकले धूल के बादलों ने पूरे एशिया के आसमान को ढक लिया। यूरोप के वो इलाके भी इसकी चपेट में आ चुके थे जहाँ इंसानी सभ्यताएं पनप रही थी। 5 मीटर राख की परत से जमीन का पूरा हिस्सा ढक गया था। 6 साल तक सूरज न निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले 1,000 सालों तक तापमान भयंकर रूप से गिरा रहा। इसी ठंड से बचने के लिए हमारे पूर्वजों को अपने इलाके छोड़ने पड़े। समुद्र किनारे बसने वाली शाखाएं बिखरने लगी। हमारे पूर्वजों की कई शाखाएं एक बार फिर से नई संभावनाओं की तलाश में भटकने लगी और ये सिलसिला अगले 10,000 वर्षों तक लगातार चलता रहा। 75,000 साल से 65,000 साल के बीच एशिया और यूरोप की छोटी बड़ी कई इंसानी टोलियों ने फिर से भारत का रुख किया और हमारे देश के कई समुद्री इलाके फिर से आबाद होने लगे। जिस दौर में कई शाखाएं भारत में बस रही थीं, उसी दौर में भारत में बसने वाली कई शाखाएं यहाँ से दूसरी जगहों की ओर निकल भी रही। बोर्नियो ग्रुप की एक शाखा मलेशिया से होती हुई भारत पहुंची तो इसी बोर्नियो ग्रुप की दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। 65,000 साल से 52,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ और एक बार फिर से यूरोप और एशिया का ये पूरा इलाका गर्म मौसम की चपेट में आ गया। ग्लेशियर पिघलने लगे। समुद्र और नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई छोटे द्वीप डूब गए। एक बार फिर से हमारे पूर्वजों की कई शाखाएं नई संभावनाओं की तलाश में ठंडे इलाकों को ढूंढने लगीं। दक्षिणी ईरान की शाखा तुर्की को बसाते हुए यूरोप पहुंची और 10,000 सालों में ये शाखा पूरे यूरोप में फैल गई। आज यूरोप में बसने वाले 90% लोग इसी शाखा से संबंध रखते हैं। इसी दौरान मध्य एशिया में 3 अलग अलग मानव समूह यहाँ आकर बसना शुरू हुए। एक शाखा दक्षिणी ईरान से आकर यहाँ बसी, दूसरी शाखा सिंध नदी के साथ साथ आगे बढ़ती हुई पंजाब तक पहुँची तो तीसरी शाखा वियतनाम से निकलकर तिब्बत होते हुए यहाँ तक पहुँची। 40,000 साल से 25,000 साल के बीच भारतीय उपमहाद्वीप से 3 बड़ी शाखाएं बाहर निकली। एक ने उत्तरी यूरोप का रुख किया, दूसरी शाखा स्कैंडिनेवियाई के इलाकों तक पहुंची और तीसरी शाखा साइबेरिया और अलास्का होते हुए उत्तरी अमेरिका पहुंची और अगले 10,000 वर्षों के दौरान पूरे अमेरिका महाद्वीप पर छा गई। जब तक होमोसेपियंस गुफाओं में रहता था तब तक वो दूसरे जानवरों की तरह ही था। उसके पास भावहीन विचारों से इवॉल्व हुई एक कामचलाऊ भाषा थी जिसका इस्तेमाल वो अपने सर्वाइवल के लिए करता था। भोजन, सुरक्षा और प्रजनन की नेचुरल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लगातार जगह को बदलता रहा और ऐसा वो हजारों वर्षों तक करता रहा, जिससे उसकी भाषा और विचार भी लगातार एडवांस होते गए। करीब 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत के साथ ही होमोसेपियंस ने स्थायी बस्तियां बनानी शुरू कर दी। यहीं से उसके भाषा और विचारों का दायरा बढ़ता गया और खेती पर आधारित सिविलाइजेशन खड़ी होनी शुरू हो गई। तकरीबन 5,000 साल पहले तक इंसानी भाषा और विचार बेहद ताकतवर हो चुके थे। भाषा और विचारों की ताकत ने ही इंसानी जिज्ञासाओं को जैसे पंख लगा दिए और यहीं से फिलॉसफी का वो दौर शुरू हुआ जिसमें सहज जिज्ञासाओं का हल ढूंढा जाने लगा। इसी क्रम में होमोसेपियंस को ढेर सारे भगवान, देवी देवता मिले। इसी दौर में उसने आदम और ईव जैसे प्रथम इंसानों को खोजा और जादू टोना, बलि, भूत, पिशाच के एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई।
हर नए युग में पुरानी मान्यताओं का संशोधन होता रहा। इसी संशोधन से हर नए युग में नए धर्म भी पैदा होते रहे। यही होमो सेपियंस की छोटी सी कहानी है, जिसे जानने से दुनिया की सारी लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार हम लाखों साल पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, और लाखों वर्षों बाद हम ऐसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें किसी खुदा ने मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि हम सभी 3 अरब 80 करोड़ साल पुराने जीवन के वट वृक्ष की एक मामूली शाखा भर हैं। हमारा करोड़ों वर्षों का क्रमिक विकास अफ्रीका में ही हुआ। बस 1 लाख साल पहले ही तो हम इथोपिया के खुले मैदानों से निकले और झुंडों में आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया पर छा गए। पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 8 अरब लोग रहते हैं, जो जाति, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर कई हिस्सों में बटे हुए हैं। और 500 साल पहले तक दुनिया के ज़्यादातर हिस्से एक दूसरे से भौगोलिक रूप से भी कटे हुए थे। अलग थलग पड़े लोग, जिनकी अलग अलग सभ्यताएं थीं, एक दूसरे के संपर्क से कोसों दूर थे। फिर एक दौर आया जब युगों युगों से बिछड़ी सभ्यताओं का मिलन शुरू हुआ। खोजें होने लगी और इन खोजों से जमीन की दूरियों के साथ ही संस्कृतियों की दूरियां भी मिटनी शुरू हुई। आज हम जानते हैं कि हम सब एक ही मानव प्रजाति होमो सेपियंस से संबंध रखते हैं। जाति, क्षेत्र, नस्ल और संस्कृतियों की बाधाएं प्राकृतिक नहीं हैं। हमारे डीएनए की समानता हमें एक दूसरे का रिश्तेदार साबित करती है। विज्ञान ने साबित किया है कि हम सभी की जड़ें एक हैं। फिर भी हम विज्ञान के इस सत्य से मुंह मोड़कर खुद को विशेष जाति, नीची जाति या ऊंची जाति का समझने की भूल करते हैं, और अपने इस झूठे दंभ पर हमने नफरतों की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं। हमें नफरतों की इन झूठी दीवारों को तोड़ना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। पश्चिम ने तरक्की तब ही की जब उसने धार्मिक घेराबंदियों को ज्ञान की ठोकरों से ध्वस्त कर डाला, और ये जाना कि हम किसी खुदा के हाथों बनाई कठपुतली नहीं, बल्कि विकासवाद के लंबे प्रोसेस की देन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।